जोहार इन जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोग को जेसीसी यानी कि दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन की आयोग की तरफ से जो आप लोग के लिए झारखंड मेला सुपरवाइजर हो गया, जेसीसी सीजीएल हो गया, ठीक है, इन सभी का दोस्तों एग्जाम होना है दोस्तों। उसी के मद्देनजर दोस्तों आज आप लोग के लिए पेपर 1 का दोस्तों हिंदी का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आप लोग का एग्जामिनेशन में आप लोग का इसी प्रकार को देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि झारखंड मेला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन 8 सितंबर से हो रहा है, जो कि आप लोग का 20 सितंबर तक चलने वाला है। ठीक है, पेपर 2 और पेपर 3 का एग्जामिनेशन हो गया, पेपर 1 का बाकी है। ठीक है, और पेपर 1 को आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, नहीं तो क्यों नहीं आप लोगों को पेपर 2 और पेपर 3 में फुल मार्क ला लेते हैं, लेकिन आप लोग कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार के जैसे सीजीएल की एग्जामिनेशन में अगर आप लोग पेपर 2 और पेपर 3 में फुल मार्क ला लेते हैं और आप लोग पेपर 1 में फेल कर जाते हैं, 36 क्वेश्चन से नहीं कर पाते, तो आप लोग बिना काम को हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पेपर 1 के लिए दोस्तों जैसे सीजीएल और झारखंड मेला सुपरवाइजर दोनों के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग क्लासेस रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी का क्लास करने वाले हैं। ठीक है, और जिसमें से आप सभी को पता होगा कि पेपर 1 में हिंदी से 60 क्वेश्चन रहता है और आपका इंग्लिश से 60 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से हिंदी में देखिए 30 क्वेश्चन आपका व्याकरण रहता है, 30 आपका गद्यांश रहता है। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में भी रहता है, 30 ग्रामर रहता है और 30 पैसेज रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग मेनली बात करेंगे और हिंदी के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न है आज का, देखिए संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, जो, वह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन यानी कि जो सो है ना, जो सो क्या संबंध का पता चल रहा है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं? अ, आ, ज, उ, हर्षो, ल, सीम देखिए दिया हुआ है, प, फ, भ, डेम दिया हुआ है, छ, त्र, ज्ञान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, यानी कि छत्र और ज्ञान, जो कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर है, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और थर्ड नंबर में आपका दिया प्यासा का तत्सम रूप कौन सा होगा? प्यासा, पिपासा, प्यास, प्यास। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा और 3 का बी नंबर यानी कि पिपासा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग की एग्जामिनेशन में इसी प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए आगे है 4 नंबर में, देखिए आप लोग के लिए है राजनीतिक अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, ये कैसा है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? मिश्र वाक्य है ना, मिश्र वाक्य। देखिए राजनीतिक अब एक व्यवसाय बनती जा रही है, ये एक सेंटेंस हो गया, जो गुंडागिरी के बल पर चलती है ना, ये दोनों शब्द का मेल से ये सेंटेंस बना है, इसलिए मिश्र वाक्य हो जाएगा, राइट। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए दिया हुआ है 5 नंबर में, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह मेरा पुस्तक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम में, एक बंदूक उपयोगी शस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जो कि ये सीध है, मतलब शुद्ध है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर में, देखिए और निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? मूर्धन्य, 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 मूर्धन्य। बताइए कौन वाला सही लिखा हुआ, वो आप लोग को छांट के बताना है। बताइए जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इस तरह मूर्धन्य लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर में, देखिए विजयोल्लास शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार कौन सा है? विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि, यन स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुण स्वर संधि, जो कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए तुलसी कृत में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तुलसी कृत में देखिए आप लोग को बता देना चाह रही है तत्सम समाज इसका, और सॉरी तत्पुरुष समाज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर में, सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। भुजंग, केसरी, कपीस और राजा।
तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि केसरी। केसरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर में देखिए, नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है पर्वत, सूर्य, सर्प, हाथी। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्वत, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है देखिए 11 नंबर में, श्री गणेश का विलोम कौन सा है? समापन, इतिश्री, अंत, अत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इतिश्री, ठीक है, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रजनी शब्द का समानार्थक शब्द कौन सा है? दिन, उजाला, सुबह, रात। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रात। रात इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रजनी का समानार्थक होता है रात। चलिए नेक्स्ट है देखिए 13 नंबर में दिया हुआ है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? योगी, मुक्तिकामी, मुमुक्षु, तपस्वी। तो हम लोग को जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि मुमुक्षु। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नाक का बोल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सुरक्षित होना, अत्यंत प्यारा होना, नाक का रोग होना, सर्दी होना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत प्यारा होना, ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आग लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ क्या होगा? तसल्ली से कोई काम करना, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, व्यर्थ भाग दौड़ करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, है ना। सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से एक क्रिया विशेषण कौन सा? वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवानी सुंदर होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन यानी कि वह धीरे से बोलता है, राइट, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है? खेल, गन्ना, महान, पीना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य, कंठ्य, मूर्धन्य, दंत्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि कंठ्य, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर में दिया हुआ है, और निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पानी, अपशब्द, तागा, शरण। तो हम लोग 19 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपशब्द, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? या फिर परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। बताइए संयुक्त वाक्य कौन सा है? बताइए 20 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं पढ़ता हूँ और वह गाता, ये संयुक्त है, यानी कि दो सेंटेंस जो मेल से बनता है उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है 21 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य की पहचानिए। मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, तुझे प्रथम पुरस्कार मिला। तो बताइए इस 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए दिया हुआ है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? परीक्षा, 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 परीक्षा। देखिए सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा इस तरह से लिखा जाता है, राइट। 22 का बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है? मनवंतर, दिग्गज, उच्चारण, उद्योगपति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि मनवंतर, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसमें सही सामाजिक पद है? पुष्पध्वनि, दिवारात्रि, त्रिलोकी, मंत्री परिषद। तो बताइए सामासिक पद किसमें सही है वो आप लोग को बताना है। दिवारात्रि, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, फूल का पर्याय नहीं है सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, तनुजा नहीं है, बाद बाकी सुमन हो गया, कुसुम हो गया, पुष्प फूल को बुला जाता है। चलिए नेक्स्ट है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। हुतासन, हुतासन को और क्या कह सकते हैं? हवा, बर, नदी, अग्नि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अग्नि, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 27 नंबर में दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ शब्द का विलोम है? पेड़, पहाड़, चेतन, संसार। यानी कि विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा ये आप लोग को बताना है। चेतन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, थोड़ा जानने वाला के लिए एक शब्द है अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख। डी में दिया हुआ है यज्ञ। तो थोड़ा जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 28 का ना, 28 का बिल्कुल अल्पज्ञ। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का देखिए दिया हुआ है, अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। तो हम लोग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 29 का क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। चलिए नेक्स्ट है 30 नंबर, अंधे के हाथ बटेर लेना। अंधेरे में कोई चीज़ मिल जाना, या फिर भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, अचानक कोई लाभ होना, अपात्र को सफलता मिल जाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि अपमानजनक कोई लाभ होना। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। बताइए 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का बिल्कुल अचानक कोई लाभ होना। ठीक है, अंधे के हाथ में बटेर लगना, मतलब अंधे के हाथ में कुछ बटुआ लगना, पैसा लगना, वो और कोई इंसान को अचानक लाभ मिल जाए ना, वही होता है। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग का और झारखंड महिला सुपरवाइजर या जैसे सीजीएल में दोस्तों अगर आप लोग पेपर 1 का दोस्तों मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों देखिए आप लोग एक नंबर दे रहे हैं, इसमें आप लोग संपर्क कीजिए 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे दोस्तों आप लोगों को क्या करना है? 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग दोस्तों इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देना है। ठीक है, उसके बता देना है कि आप लोग का पेपर 1 का मॉक टेस्ट चाहिए। उसके बाद दोस्तों जॉइंट एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग 2 मिनट के अंदर में मॉक टेस्ट ग्रुप में आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जान सकती हैं। और उससे आप लोग क्लियर कर देना चाहिए, आप लोग पेपर 1 को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत ही औंधे के मुंह में गिरिएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 आप लोग पास नहीं कीजिएगा तो पेपर 2 और पेपर 3 आप लोग का जांच ही नहीं होगा, आप लोग को एकदम कचरा में फेंक दिया जाए। क्यों नहीं, आप लोग पूरे 750 में 750 ला लेते हैं पेपर 2 और पेपर 3 मिला के। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं पास करना तो देखिए मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग का प्रैक्टिस करके जाइएगा, और किसी भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो बिना प्रैक्टिस किए हुए जाइएगा ही नहीं। सोचिएगा पासिंग मार्क के आराम से कर लेंगे, ये कभी भूल मत कीजिएगा, नहीं तो कोई मेहनत फिर पानी में फेर जाएगा। इसीलिए ठीक है, तो अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा, 200 पेमेंट कीजिए, उसके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, उसके बता दीजिए पेपर 1 चाहिए, उसका जॉइंट एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग व्याकरण का पोर्शन जान लिए, तो अब हम लोग देखेंगे हिंदी अनुच्छेद गद्यांश के बारे में। ठीक है, देखिए गद्यांश आपका 30 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को पहले हम लोग गद्यांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए गान मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति कही जा सकती है। आनंद में हो या विषाद में मनुष्य गाए बिना नहीं रह सकता। सुख में गाकर वह उल्लसित होता है, दुख में गाकर वह दुख विस्मृत करता है। उसके सुख दुख के भावेश के क्षण गीतों में ही स्वरित होते हैं। ये गीत मानव जीवन का भोजन है, उसके हृदय की तृप्ति गाकर ही होती है। आदिकाल से मानव हृदय गाता चला आ रहा है। सूर्य के प्रखर ताप में हल कर्षण करता हुआ क्षेत्र अपने गीतों से उसकी प्रखरता को भूलता है। तिमिर मची निशा में उष्ट्ररोही ताना लगाता हुआ मरुभूमि की भीषण शून्यता का भान भूल जाता है।
गाड़ी के पहियों की ढजच ढजच ध्वनि के साथ अपनी ध्वनि मिलाता हुआ उजली रात में कोस के कोस पार कर जाता है। जंगल में भेड़ों को चराते हुए गुड़िए के गान में समूचा जंगल प्रतिध्वनित होकर न केवल उसकी ध्वनि को अपितु उसके अंत स्थल को भी प्रतिध्वनित कर देता। ईंट और गारा ढोता हुआ मजदूर गान में मस्त होकर जीवन की दारुणता को भूल जाता है ना। आदि मनुष्य के हृदय से निश्रित इन्हें गानों को लोक गीत की संज्ञा दी गई है। मानव जीवन को उल्लास की, उमंगों की, करुणा की, उनके रुदन की, उनके समस्त सुख दुख की कहानी इनमें चित्रित है। न जाने कितने काल को चीरकर ये गीत चले आ रहे हैं। काल का विध्वंसकारी प्रभाव इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो ये फर्स्ट आप लोग गद्यांश था। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, गान को मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति कहना इसलिए उपयुक्त है क्योंकि वह मानव हृदय को तृप्ति प्रदान करता है, मानव जीवन का स्वादिष्ट भोजन है, मानव के भावाकुल हृदय की सहज अभिव्यक्ति है, या फिर मानव की थकान सहज है। तो पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव के भावाकुल हृदय की सहज व्यक्ति है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसका दिया हुआ है, लोकगीत से अभिप्रेरित कौन है? कोमलकांत पदावली में विचित्र भावपूर्ण गीत, संभ्रांत नागरिकों द्वारा गाया जाने वाला मधुर गीत, करुणा में पीड़ा को व्यक्त करने वाले शोक गीत, आधुनिक सभ्यता से अप्रभावित मानव को भावशासित गीत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि आधुनिक सभ्यता से अप्रभावित मानव का भाववासित गीत। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, लोकगीत कालजयी होते हैं क्यों? आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका जवाब दे दीजिएगा। यह मनुष्य के सुख दुख के चीर सहचर हैं, या फिर यह समूची प्रकृति को प्रतिध्वनित करने में सक्षम है, या फिर यह कृषकों और श्रमिकों द्वारा गाए जाते हैं, या फिर काल का ध्वंसकारी प्रभाव इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ये कृषकों और श्रमिकों द्वारा गाए जाते हैं, इसीलिए लोकगीत कालजयी गीत होते हैं। राइट, चल नेक्स्ट है 34 नंबर में देखिए, श्रमिक वर्ग के लिए गान का विशेष महत्व क्या है? अच्छा, विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि वह उसके जीवन को उल्लास की उमंगों से भर देता है, या फिर उसके कर्म क्षेत्र की कठोरता कम करके उसे उल्लासित करता है, या फिर उसके हृदय की उन्मुक्ति अभिव्यक्ति होती है, या फिर उसको सूर्य ताप एवं निशाजन्य शून्यता से रक्षित करता है। तो बताइए 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको सूर्याताप एवं निशाजन्य शून्यता को रक्षित करता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 35 नंबर में, किसान के लिए क्षेत्रज्ञ का प्रयोग सार्थक है क्योंकि वह हल कर्षण करने का कार्य करता है, अपने क्षेत्र में यज्ञ होता है, ब्रह्म की भांति क्षेत्र में व्याप्त होता है, खेत और खेती के विषय में पूर्ण ज्ञान रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि हल कर्षण करने का कार्य करता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट गद्यांश आपका दिया हुआ है, इसको पढ़िए, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं ना, हाँ, और थोड़ा देखिए सेकेंड नंबर गद्यांश से, मानव ममत्व की प्रतिभूति है, वह अपने इतना रमा हुआ है कि संसार को अपनेपन के रंग में डुबोकर ही देखता है। जगत की अन्य वस्तुओं के साथ मेरा क्या संबंध है? मेरी स्थिति मेरी सापेक्षा में क्या महत्व रखती है? यही एक बात उनकी अनेक रूपों में उनके मन में बनी रहती है, और एक और अपने को जगत की भिन्न भिन्न वस्तुओं में अपने को ढूंढकर निकालने का प्रयत्न करती है, यानी कि प्रयास करती है। कविता उसकी इसी जिज्ञासा वृत्ति का प्रतिफलन है। आधुनिक आचार्यों ने कविता को मनुष्य के शेष सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करने का साधन माना है। कविता मनुष्य को सबसे प्रिय रही है क्योंकि वह उसके ममत्व की भूख मिटाने में सबसे अधिक समर्थ हुई है। उसके
रागद्वेषों का सबसे सुंदर प्रतिबिंब में कविता के 3 तत्व राग, कल्पना और विचार राग का ही प्राधान्य है। कविता है कि भावप्रवण विचार और कल्पना तभी कविता सृष्टि कर सकता है जब उन पर राग रंग चढ़ा हो। इसलिए कवि की परीक्षा उसके हृदय की परीक्षा और उसका गौरव उसके हृदय की विशालता और गंभीरता के अनुपात में ही होता है। राइट, देखिए इसका क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। देखिए, कविता मनुष्य को इसलिए अतिशय प्रिय है क्योंकि वो मनुष्य की रागात्मक साधना है। वो मानव की ममता क्षुधा को शांत करती है, या फिर वो मानव की जिज्ञासा वृत्ति का प्रतिफलन है, या फिर मानव स्वयं ममत्व की प्रतिमूर्ति है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह मानव की ममता क्षुधा को शांत करती है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए 37 नंबर में, कवि की परीक्षा का निष्कर्ष क्या है? अभिव्यंजना की उदारता और क्षमता, विचारों की महानता और गहनता, भावों की विशालता एवं गांभीर्य, कल्पना की व्यापकता एवं चारुता। तो आप लोग किसका राइट आंसर हो जाएगा? भावों की विशालता एवं गंभीर कार्य। ठीक है, सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग दिया हुआ है, मानव मन में जो बात विविध रूपों में विद्यमान रहती है वह क्या है? जगत और मनुष्य के सापेक्ष संबंध की, विश्व को अपने अंतर्मन में देखने की, जगत के साथ भावात्मक तादात्म्य की, अंतर जगत को बहिर्जगत में देखने की। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जगत के साथ भावात्मक तादात्म्य की। ठीक है, सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उक्त अवतरण का सर्वाधिक सार्थक शीर्षक कौन हो सकता है? कविता की परिभाषा, कविता भाव प्रवणता, मानव और कविता, मानव ममत्व की प्रतिमूर्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, मानव और कविता। इसका शीर्षक बहुत ही अच्छा ये हो सकता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट गद्यांश है, ये थोड़ा लंबा है नहीं, ये थोड़ा लंबा है, तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, तत्ववेता शिक्षाविदों के अनुसार विद्या 2 प्रकार की होती है। प्रथम वह जो हमें जीवन यापन के लिए अर्जन करना सिखाती है, और द्वितीय वह है जो हमें जीना सिखलाती है। इनमें से एक अभाव भी जीवन को निरर्थक बना देता है। बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं है। कोई भी नहीं चाहेगा कि वो स्वावलंबी हो। माता पिता परिवार के किसी सदस्य जाति या समाज पर ऐसी विद्या से विहीन व्यक्ति का जीवन दुर्भर हो जाता है, वह दूसरों के लिए भार बन जाता है। सही बात है। साथ ही दूसरी विद्या के बिना सार्थक जीवन नहीं जिया जा सकता है। और बहुत अर्जित कर लेने वाले व्यक्ति का जीवन यदि सुचारू से नहीं चल रहा है, उसमें यदि वह जीवन शक्ति नहीं है जो अपने जीवन को तत्पस्थ पर अग्रसर करती है, साथ ही वो अपने समाज, जाति और राष्ट्र के लिए भी मार्गदर्शन करती है, तो उसका जीवन भी मानव जीवन का अभिदान नहीं पा सकता है। वह भारवाही गदर्भ बन जाता है या पूंछ सिंह विहीन पशु कहा जाता है। वर्तमान भारत में पहली विद्या का प्रायः प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन दूसरी विद्या का रूप भी विकृत है, क्योंकि न तो स्कूल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करके निकला छात्र जीविकापार्जन के योग्य बन पाता है, और न ही वह उन संस्कारों से युक्त हो पाता है जिन्हें जीने की कला की संज्ञा दी जाती है, जिनसे व्यक्ति कु से सु बनता है, सुशिक्षित, सुसभ्य और सुसंस्कृत कहलाने का अधिकारी होता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हमें जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं उसकी विशेषताओं को सर्वथा नकार भी नहीं जा सकता। यह शिक्षा कुछ सीमा तक हमारे दृष्टिकोण को विकसित भी करती है, हमारी मनीषा को प्रबुद्ध बनाती है, भावनाओं को चेतन करती है, किंतु कला, शिल्प, प्रौद्योगिकी और आपका आदि
कि शिक्षा नाम मात्र के होने के फलस्वरूप इस देश के स्नातक के लिए जीविकापार्जन टेढ़ी खीर बन जाता है और बृहस्पति बना हुआ युवक नौकरी की तलाश में अर्जियाँ लिखने में ही अपने जीवन बहुमूल्य समय बर्बाद कर लेता है। सही बात है, नौकरी तो पता है बेरोजगारी क्या स्थिति है, सही से तो मिलता नहीं है ना। जीवन में सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए यदि शिक्षा के क्रमिक सोपानों पर विचार किया जाए तो भारतीय विद्यार्थियों को सर्वप्रथम इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जो आवश्यक हो, दूसरी जो उपयोगी हो और तीसरी जो हमारी जीवन को परिष्कृत एवं अलंकृत करती हो। ये तीनों सीढ़ियाँ एक के बाद आती है, इनमें व्यक्ति क्रम नहीं होना चाहिए। इस क्रम में व्याघात आ जाने से मानव जीवन का चारों प्रसाद खड़ा करना असंभव है। यह भवन की छत बनाकर नींव बनाने के सदरे से वर्तमान भारत में शिक्षा की अवस्था देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने अनंत से आनंद की ओर बढ़ने का जो विद्या का सार कहा था वह सर्वथा समीचीन था। ठीक है, तो इसके रिलेटेड देखिए गद्यांश था, थर्ड गद्यांश था। अब इसके रिलेटेड देखिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, उसको कीजिए। देखिए, अर्जनकारी विद्या इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति को क्या सिखाती, जीवन उत्कर्ष की विधि, जीवन यापन की विधि, ज्ञानार्जन के ढंग, धनार्जन के साधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानार्जन के ढंग, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जीवन यापन के स्वावलंबन होना पसंद करता है क्योंकि वो अपने परिवार के प्रति कृतज्ञ होता है, वो अपने सामाजिक ऋण से मुक्त होना चाहता है, वो अपने जीवन को दुभर नहीं बनाना चाहता है, वो जीने की कला सीखना चाहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि वह अपने जीवन को दुभर यानी कि दुर्लभ नहीं बनाना चाहता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर में देखिए, मानव की संज्ञा पाने के लिए निम्नांकित विद्या कौन सा अभिष्ट है? जीना सिखाने वाली विद्या, जीवन यापन के लिए उपयोगी विद्या, अर्जनकारी विद्या, शिल्प और प्रौद्योगिकी विद्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीना सिखाने वाली विद्या। यही तो इम्पोर्टेंट है ना। तो आदमी नौकरी के चक्कर में जीवन को बर्बाद कर देते हैं। 43 में देखिए, शिक्षा के सोपानों का क्रम इस प्रकार होना चाहिए। किस प्रकार होना चाहिए? परिष्कार, उपयोगिता एवं आवश्यकता, या फिर आवश्यकता, परिष्कार एवं उपयोगिता, या फिर आवश्यकता, उपयोगिता एवं परिष्कार, या फिर उपयोगिता, आवश्यकता एवं परिष्कार। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि आवश्यकता, उपयोगिता और परिष्कार। देखिए आप लोग फिर से बोल रहे हैं, आप लोग हल्के में पेपर 1 को नहीं लीजिएगा तो फेल कर जाइएगा, हम बता दे रहे हैं। बेकार में आप लोग सारा मेहनत पानी में चला जाएगा, इसीलिए इसको करके आप लोग जाना है। कु से सु बनने में आशा ही नहीं सन्निहित है। दुर्जन से सुजन बनना, दुष्कर से सुकर बनना, दुर्लभ से सुलभ बनना, दुर्गभ से सुगम बनना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ए नंबर ऑप्शन, यानी कि दुर्जन से सुजन बनना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल 44 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, मानव जीवन की सर्वतोमुखी उन्नति का लक्ष्य क्या? मनुष्य का स्वावलंबन, मनुष्य का भौतिक साधन संपन्नता, मानव जीवन की संपन्नता एवं परिष्कार, सहज सुख सुविधा संपन्न जीवन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का सी नंबर, यानी कि मानव जीवन की संपन्नता एवं परिष्कार। ठीक है, सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए दिया हुआ है 46 में। देखिए, अन्न से आनंद की ओर बढ़ने में विद्या का सार इसलिए निहित है क्योंकि ऐसी विद्या मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती, भौतिक विकास करती, सामाजिक विकास करती या फिर आध्यात्मिक विकास करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि सर्वांगीण विकास करती है। राइट, चलिए नेक्स्ट है 47 नंबर। देखिए, जीने के लिए अर्जन करना सिखाने वाली और जीना सीख लाने वाली विद्याओं के पारस्परिक संबंध में निम्नांकित तथ्य सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा सबसे अच्छा है वो आप लोग को बताना है। ये दोनों विरोधी विद्याएं हैं, ये दोनों में पूर्वापर संबंध है, इन दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल डी नंबर, यानी कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, ये सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारवाही गदर्भ पदबंध से अभिप्रेरित है, बोझा ढोने वाला श्रमिक, अध्ययन में प्रवृत्त विद्या, धनार्जन में अक्षम पुरुष, जीने की कला से रहित साक्षर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जीने की कला से रहित साक्षर। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? वर्तमान भारतीय शिक्षा के सोपान, मानव जीवन की सतर्कता, जीने की कला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि शिक्षा का सोपान। देखिए नेक्स्ट में आप लोग का गद्यांश और एक दिया हुआ है। ठीक है, ये भी थोड़ा बड़ा ही है, तो चलिए हम लोग फटाफट इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देन क्वेश्चन कर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है, मनुष्य उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव के ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रयुक्त और यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रितम है, देखने में इससे भव्य, आकर्षक एवं लावण्यमय रूप सृष्टि में अन्यंत्र कहाँ है। अद्भुत एवं अद्वितीय है मानव सौंदर्य। साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विद्यान किया है, और इस सौंदर्य राशि से सभी को आप्यायित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियाँ रच डाली है। साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पे पड़ता है। सही बात है, अगर आपका हाथ टूट जाएगा तो आपका पूरे बॉडी पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से खराब हो जाने से गतिशील वफू यंत्र जो कि एकाएक अवरुद्ध हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, और एक के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो जाता है, वह कवलित हो जाए या विचारणीय। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है, तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता? शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया और निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह ध्यान देना है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करती है जिस प्रकार हर किसी के रक्त उसे स्वीकार नहीं करती है। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण अति आवश्यक है, तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व उत्तक परीक्षण अनिवार्य है। आज शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्रायः सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। देखिए इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, कवियों ने मानव सौंदर्य के वर्णन हेतु जिस सृष्टि का निर्माण किया उसकी संज्ञा कौन सी है? बीम सृष्टि, उपमान सृष्टि, काव्य सृष्टि, आविष्कारों की सृष्टि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपमान सृष्टि। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि मानव शरीर यंत्र की भांति अलावण्य
क्या है, लवणमय होता है। मानव शरीर दीर्घ मांसपेशी और अवयवों से निर्मित है। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि अवयव पुर्जी और रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाती है। राइट, नेक्स्ट चलिए। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई उत्तरदायित्वपूर्ण चुनौती कौन सी है? शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, मानव शरीर को मृत्यु से बचाना, जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 52 का बी, यानी कि अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शल्य चिकित्सकों का मूल ध्येय क्या है? अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में अनुसंधान करना, ऊतक परीक्षण करना, और सी में दिया हुआ है देखिए, साधन संपन्न चिकित्सालयों को खोलना, शल्य चिकित्सा द्वारा मानव को चिरायु प्रदान करना। तो बताइए 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, यानी कि शल्य चिकित्सा द्वारा मानव को चिरायु प्रदान करना। राइट, चलिए नेक्स्ट है, देखिए 54 नंबर में देखिए, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया क्योंकि मन की शक्ति अपराजेय है। लघु मानव ही विधाता की सच्ची सृष्टि है। मानव सृष्टि का सिरमौर है। मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ये डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 55 नंबर में, यंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में शल्य चिकित्सकों की सफलता का रहस्य क्या है? दायित्वपूर्ण चुनौती, अनवरत श्रमपूर्ण साधना, निरंतर ऊतक परीक्षण, आवश्यकता आविष्कार की जननी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अनवरत श्रमपूर्ण साधना। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर 55 का। चलिए नेक्स्ट है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव कौन सा है? शल्य चिकित्सक में, विज्ञान में, वैज्ञानिक में, साहित्य शास्त्री में, साहित्यकार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और साहित्य शास्त्री, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का क्या मतलब है? अद्भुत, स्वस्थ, नवीन, सुंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थ। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऊतक परीक्षण से शल्य चिकित्सा का क्या अभिप्राय है? रक्तचाप का परीक्षण, यकृत परीक्षण, केशिका निर्मित सूक्ष्म अंश का परीक्षण, मांसपेशियों का परीक्षण। तो 58 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कोशिका निर्मित सूक्ष्म अंश का परीक्षण। कोशिका आया होगा, केशिका नहीं। नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? सृष्टि का सिरमौर मानव, अंग प्रत्यारोपण, मानव शरीर एक यंत्र, मानव और शल्य चिकित्सा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंग प्रत्यारोपण। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जटिल का विलोम शब्द क्या है? कठिन, सरल, आसान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, यानी कि सरल। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सरल। जटिल का उल्टा सरल। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, झारखंड महिला कैंडिडेट होंगे, जैसे जेल के कैंडिडेट होंगे, सभी के पास वीडियो पहुँच सके और सभी लोग जान सके कि देखिए पेपर 1 में आप लोग का किस प्रकार का पेपर आने वाला है। ठीक है, और आप लोग जैसे जेल हो गया, झारखंड महिला सुपरवाइजर हो गया, अगर आप लोग पेपर 1 का मॉक टेस्ट चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसका स्क्रीनशॉट आप लोग किसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देना। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर भेज के आपको बता देना है कि पेपर 1 का आप लोग का चाहिए। ठीक है, तो जिसमें से आपका हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, यानी कि पूरा आप लोग का 120 का क्वेश्चन का आप लोग का सीरीज रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।